हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में क्या होती है, जो रिएक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो यहाँ पर चेंज हुआ है वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। मतलब कि वो एक्चुअल में वो केमिकल रिएक्शन हुई है। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे ना, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम कुछ ऐसे आपको एग्जांपल्स बताएंगे जिसकी हेल्प से आप लैब में इजीली बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है और यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब आप सब जानते हो ना, एक ऐसी सॉलिड फॉर्म जो बाय मिक्सिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस से बना होगा। जब मैं लिक्विड सब्सटेंसेस को पर्टिकुलर, ऐसे नहीं किसी को भी लिक्विड को मिला दिया, तो जब मैं पर्टिकुलर लिक्विड सब्सटेंसेस को मिलाता हूं तब जो प्रेसिपिटेट को सॉलिड फॉर्म बनती है, उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। आपने लैब में भी इनको देखे होगा। या फिर सिंपल सा एग्जांपल आप ये ले सकते हो, हमने दूध लिया, उस दूध के अंदर मैंने नींबू का रस डाल दिया है ना। तो नींबू का रस वो भी लिक्विड था, लेमन जूस, और जो हमारे पास मिल्क है वो भी लिक्विड है। जब दोनों लिक्विड को मिलाऊंगा तो क्या बनता है? चीज, पनीर बन जाता है ना। तो वो क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म होती है जो कि उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। तो कहता है कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, प्रेसिपिटेट बना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कन्फर्म द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, बट होगा क्या? वो सॉलिड ही होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास क्या हो गया? हमने क्या लिया हुआ है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने 9th क्लास में भी किया होगा। तो बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, दोनों को मैं एक्वस फॉर्म में लेता हूं। तो जब मैं दोनों को एक्वस फॉर्म में ले रहा हूं, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बेरियम सल्फेट। ये हमने पढ़ा था ही कि केमिकल रिएक्शन सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। तो बेरियम और सल्फेट दोनों मिक्स हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और NaCl। तो जो NaCl होगा वो सोलवेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जबकि बेरियम सल्फेट किसकी फॉर्म में आ जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। जो ये हमने डाउनवर्ड एरो लगाई है, इस डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो जो बेरियम सल्फेट होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वाहिट प्रेसिपिटेट। क्लियर है? सेकेंड आता है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसेस इवॉल्व होती हैं। अगर वहां पर गैस, कोई भी गैस, जरूरी नहीं है कि भाई हर रिएक्शन में ये सब होगा। किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया, किसी में गैस इवॉल्व हो गई, किसी में कुछ और हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, आपको गैस दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसा नहीं करना कि हमने पानी लिया, पानी को उबाल दिया, आपको वेपर्स दिखाई देते, आप बताओगे तो केमिकल रिएक्शन हो गई है। ऐसा नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे मैंने कोई दो चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ऑटोमेटिक उसके अंदर से गैस निकल के आ गई, तो वो क्या होगी? वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कंफर्म करेगी कि हाँ भाई यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मेरे पास जिंक हो गया, मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है और मैं उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं उसको डाल देता हूं, तो फिर क्या होगी? कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि वो कंबस्टिबल होती है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर एक फ्लेम लेके जाएंगे तो वहां पर एक पॉप साउंड आएगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस एकदम से जलती है और जब जलेगी तो एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी की वजह से वहां से एक पॉप साउंड आती है।
तो वो कंफर्म कर देगा कि हाँ भी वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे ही कोई भी हमारे पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, मैं उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। और CO2 गैस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है ना, और या फिर लाइम वाटर को वो मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भी उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, हमने कोई कलर ऐड नहीं करना, अपने आप कलर चेंज हो जाएगा बिना कुछ ऐड किए। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर हम कुछ करवा रहे हैं और वहां पर उस रिएक्टेंट का, उस सब्सटेंस का ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या आपको बताएगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ना। वरना तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई सब्सटेंस उसका अपने आप ही कलर चेंज हो जाए। ठीक है, हमने उसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया और फिर भी उसका कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है और उस कॉपर सल्फेट में एक्वस फॉर्म में है और मैं उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स डाल देता हूं। ठीक है, आयरन सॉलिड के फॉर्म में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी और कुछ टाइम के बाद ही आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर क्या हो जाएगा, जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लूइश होता है। आप देखोगे कॉपर सल्फेट एक पाउडर के फॉर्म में होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और आयरन तो ग्रे कलर का होता ही होता है। तो जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो मतलब कि इसके अंदर आयरन को डालूंगा तो कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद क्या होगा, वो ब्लूइश कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश कलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो आयरन था ग्रे कलर का था, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, ब्राउन कलर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो ब्लू सॉल्यूशन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब फिर से क्या होगा कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, नंबर 4 आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब कि सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड है तो सॉलिड में। तो अगर वहां पर स्टेट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी क्या कंफर्म करेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है। बट ऐसा नहीं है कि सिंपल अकेली स्टेट में चेंज हुआ और बाकी कुछ भी नहीं हुआ तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। क्योंकि अगर मैं आइस को गर्म करूं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो स्टेट तो वहां पर भी चेंज हुई है। तो स्टेट के साथ कोई दूसरे चेंजेस भी जरूर होने चाहिए। तो चेंज इन स्टेट, जैसे कि भी मेरे पास कंबशन है, मैंने कार्बन को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको जला दे, गर्म कर दिया। तो जो कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में था, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कोई भी सॉलिड वहां पर बचेगा ही नहीं, सिंपल क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। तो कंबशन हुआ, है ना। हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH, अल्कोहल हो गया। अब मैं इसको जला रहा हूं, लिक्विड फॉर्म में था ना, फिर मैंने इसका क्या कर दिया, कंबशन कर दिया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CO2H2O, और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। तो CO2 भी गैसियस फॉर्म में, वाटर भी गैसियस फॉर्म में, ये सब कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, स्टेट चेंज हो रही है ना, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसेस के अंदर। तो यहाँ पर तो ये भी क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो इस मेथड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि ना तो हमने इसको गर्म किया ना ठंडा किया। ये नहीं करना कि हमने पानी लिया, उस पानी के अंदर बर्फ डाल दी, पानी ठंडा हो गया, हम खुश हो जाए, ओहो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई है। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सब कुछ रूम टेम्परेचर पे था, बट पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो या तो एकदम से गर्म हो जाए या एकदम से वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। जैसे आपने नॉर्मल ऑब्जर्व किया होगा, पानी है उसके अंदर अगर हम यूरिया डाल देते हैं, हम क्या डाल देते हैं उसके अंदर, यूरिया डाल देते हैं, तो वो जो पानी था जो नॉर्मल था वो एकदम से क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। और फिर आपने ये भी चीज देखी होगी कि जब हम पानी के अंदर चूना डालते हैं, है ना, जब पानी के अंदर हम चूना डालते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो चूना होगा वो एकदम से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा
कि अगर हम उसको लोहे के कंटेनर में, आयरन कंटेनर में भी डालें तो आयरन कंटेनर भी मेल्ट हो सकता है। इसीलिए जनरली ये अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन में या मटके में ये इस रिएक्शन को किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो मिट्टी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब कि हमने क्या किया, पानी लिया, उस पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, चूना डाल दिया, और उस चूने से जब दोनों में रिएक्शन होगी, कुछ सेकंड में इतनी फास्ट रिएक्शन होगी कि वो पानी ऑटोमेटिक बॉईल होने लगता है, उबलने लगता है। गलती से अगर हमने उसके अंदर उंगली भी डाल दी तो क्या हो जाएगी, उंगली जल जाएगी। मतलब इतना गर्म हो जाता है वो। तो वो भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी ना, तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, क्विक लाइम, चूना हो गया, और जब हम इस क्विक लाइम के अंदर वाटर मिलाते हैं, नॉर्मल वाटर था, हमने इसको गर्म नहीं किया था, तो कुछ रिएक्शन होगी, कुछ नए सब्सटेंसेस बनेंगे, साथ में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि ये बॉईल करने लग जाएगा। क्या करेगा, ये बॉईल करेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब कि जब टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाए या टेम्परेचर एकदम से कम हो जाए, ठंडा हो जाए बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हुए। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चेंज है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसी भी केमिकल चेंज के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से करोगे और फिर भी कोई किसी इक्वेशन में या रिएक्शन में डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।